नमस्कार। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग में मैं मोनिका तिवारी मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक छोटी सी बात है, बहुत सोचने वाली है, लेकिन एक छोटा सा बीज रहता है। हम उसे मिट्टी में बोते हैं, फिर हम ये सोचते हैं कि वो कब जल्दी बड़ा होगा, एक पौधा बनेगा, और हम यही आशा लगाते हैं कि उस पौधे में मीठे मीठे फल आएंगे जो हम सभी को सुख की अनुभूति देंगे। उसके बाद वो जो छोटा सा पौधा है वो एक बड़ा वृक्ष का आकार ले लेता है, और कहते हैं ना, उसके अनुभव यानी जो उसकी शाखाएं रहती हैं वो हमें छांव देती हैं। ऐसे ही हमारे बुजुर्ग भी होते हैं जो अपने अनुभव से हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ऐसे ही एक खास बुजुर्ग आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। स्वागत करना चाहूँगी उनके आशीर्वाद के साथ ही। नमस्कार अशोक बुलानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। से ही हम कामना करते हैं कि हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद हम सभी पे बना रहे और उनके अनुभव की जो छाया है वो हमेशा हमें मिलती रहे। नमस्कार 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 नमस्कार। दूरदर्शन भोपाल, दूरदर्शन मध्य प्रदेश, बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं दूरदर्शन से। जी, बहुत सारे कार्यक्रम किए यहाँ पे, और नाटक की ज़िंदगी का एक तरह से कहना चाहिए सफ़र दूरदर्शन में भी कहीं ना कहीं जारी रहा। तो चल रहा, थिएटर अभी भी जारी है, जी, जिसे कहते हैं ना रंगमंच जारी है। बिल्कुल लाइफ इज़ गोइंग ऑन स्टिल। बिल्कुल, लाइफ इज़ गोइंग ऑन सर का यही कहना है। तो इस गोइंग ऑन की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में जानकारी चाहेंगे। शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। आप अपने बचपन के बारे में हमें बताएं, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि बचपन व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और सबसे खुशनुमा भी कहा जाता है। तो आपका बचपन कैसा रहा, उस बारे में बताएं। देखिए, मेरे पिताजी टीकमदास बुलानी पोस्टमास्टर थे ग्वालियर में, जी, और हम लोग उस ज़माने में यानी बड़ा परिवार की एक तरह से परंपरा रहती थी। जी, तो हम लोग 8 भाई और 2 बहनें थे उस वक्त, और मैं चौथे नंबर पे था। जी, और फादर पोस्टमास्टर थे, तो कभी मुरार में पोस्टिंग हुई तो वहाँ मकान मिल गया, कभी गोले के मंदिर, कभी जेसी मिल, कभी लश्कर। तो हम पूरे ग्वालियर में घूमे हैं, और वहीं पे पढ़ाई लिखाई हुई। जेसी मिल स्कूल हुआ करता था, हर है अभी, जी, शानदार स्कूल है वहाँ पे। एक ज़माने में जेसी मिल हुआ करती थी ग्वालियर रेओन। तो पूरा स्टाफ उनका बहुत अच्छा स्टाफ था। और चूँकि मेरे फादर एक तरह से गांधीवादी थे, जी, और जीवन भर उन्होंने खादी का कुर्ता और खादी का पजामा और खादी की टोपी पहनते थे। क्या बात है। तो मुझे एक लाभ मिला है कि मेरे फादर वहाँ पे सामाजिक संस्थाओं से बहुत जुड़ी हुई थी। और वहाँ एक जेवी मंगाराम हुआ करता था, जेवी मंगाराम बिस्कुट की फैक्ट्री हुआ करती थी। तो वो बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते थे वहाँ। जी, और वहाँ ग्वालियर मेला हुआ करता था है, और वहाँ पे भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे दिसंबर और जनवरी में। जी, अब वो नाटक हो रहे हैं तो, और म्यूजिकल नाइट होती थी जेई मंगाराम के कैंपस में। जी। मुकेश आते थे वहाँ पे, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश वगैरह। क्या बात है। तो क्या होता था कि 8 भाई और 2 बहनें, तो अम्मा का रहता था ना कि यार एक जने को ले जाओ, एक जने को ले जाओ। जी, तो मेरे पिताजी, मेरे बाबा मुझे लेके जाते थे। ये सौभाग्य आपको सौभाग्य। प्राप्त हुआ। और उसका मुझे लाभ ये मिला कि मैंने बहुत सारी ये सांस्कृतिक संध्याएं, म्यूजिकल नाइट्स और नाटक देखने का उस वक्त नाटक क्या होता हमें नहीं मालूम, छोटे बच्चे थे उस वक्त। और दिल्ली के बहुत सारे नाटक आते थे वहाँ। जी, तो नाटकों को देख, फिर कवि सम्मेलन वहाँ पे, सर्कस और वगैरह वगैरह सब चीज़ें जो भी देखने का चीज़ें मेलों में होती हैं वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती थी, और ज़्यादातर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आपका रुझान रहा करता था। नहीं नहीं, कोई रुझान नहीं था। अच्छा, रुझान मेरे को नहीं बहुत था अच्छा उसमें। लगता था वहाँ पे। पापा ले जाते थे, अम्मा भाई इसको ले जाओ, अशोक को ले जाओ, अशोक को ले जाओ, अशोक। जी, जी, फिर मैं जब वहाँ पे हायर सेकेंडरी मैं जब कर रहा था वहाँ, तो मैथ्स में मेरी बहुत रुचि थी। मैथ्स में जो हाँ, सबको बहुत दनादन कठिन में। लगता है। अरे दनादन दनादन दनादन। लेकिन हमारे साथ के जितने दोस्त थे जी, वो बायोलॉजी ले ली उन्होंने। तो हमने कहा यार हम भी बायोलॉजी लेते हैं, बायोलॉजी। तो कॉलेज में गए तो हमने बायोलॉजी ली। जो पहला डिसेक्शन जैसे कहते हैं ना कि जी। मेंढक, मुझे बहुत घबराहट हुई, तो मैंने बायोलॉजी छोड़ दी मैंने। अब क्या करें, कॉलेज छूट गया। फिर मैं ऐसे आर्ट्स में आया, बीए मैंने ज्वाइन किया वहाँ पे।
और बीए ज्वाइन किया, फिर एमएलबी कॉलेज है, उसमें फिर एमए हिंदी। पता नहीं क्यों हिंदी में मेरी रुचि, हिंदी साहित्य। और उस वक़्त वहाँ एक लाइब्रेरी हुआ करती थी जी। बिरला नगर में, हम्म। तो वहाँ पे मेरे को बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे उपन्यास, नाटक उस वक़्त नहीं पढ़े थे मैंने, जी। कहानियाँ उपन्यास बहुत पढ़ने की मुझे रुचि जागृत हुई। मुझे लगा कि कितना जीवन कितना विस्तृत है, कितना विस्तार है जीवन में, दुनिया जी। कितनी बड़ी है। तो छोटे शहर में रह रहे हैं, बिरला नगर में रह रहे हैं, उसमें बिल्कुल, लेकिन किताबों के ज़रिए वो दुनिया बहुत ज़्यादा विस्तृत हो बहुत गई। ज़्यादा विस्तृत हो गई। जी। और कॉलेज में, एमएलबी कॉलेज में एक बड़ी यादगार घटना है कि हम एलएलबी भी मैं कर रहा था और एमए भी कर रहा था वहाँ पे। तो एनुअल फंक्शन में भी वहाँ पे भी नाटक होते थे, नाटक में बड़ा मजा आता था। जी। एक नाटक, यार मैं वहाँ जैसे शाम को नाटक है तो हम तो दिन में ही पहुँच जाते थे। भाई हम 8 भाई और 2 बहनें, तो घर में फुर्सत में तो आएगा। मुझे कोई वहाँ पे एक राम प्रकाश त्रिपाठी, बड़ा चर्चित नाम है साहित्य का, वो अध्यक्ष हुआ करते थे, वो घूम रहे थे वहाँ पे, उनके साथ एक हीरा परब थी और 4-6 लोग और ऐसे परेशान थे, घूम रहे थे। और देखा, अरे ये चलेगा, ये चलेगा, बुलाओ इसको, बुलाओ इसको। और बोले ये तो अशोक है, अशोक इधर आओ। मैं कह रहा हाँ सर बोलिए। बोले यार ये शाम को एक नाटक है और उसमें जो कलाकार था एक वो टाइफाइड है, वो नहीं कर पा रहा। तो मैंने कहा सर मैंने आज तक नाटक किया ही नहीं। तो बोले तुम देखते तो हो, तो करने में क्या दिक्कत है तुमको? मैं नहीं कर पाऊँगा सर। अरे करना पड़ेगा। तो और हीरा परब की बहुत लंबी थी, महिला प्रतिनिधि जिसे कहते हैं ना, उसने कहा दूंगी एक तमाचा घुमा के, चल उधर रिहर्सल कर। तो वहाँ दादागिरी बहुत चलती थी ग्वालियर में, अब पता नहीं चलती कि नहीं चलती। तो मैं चला डरा था, मैं चला गया था। रिहर्सल हुई 1 बार 2 बार 3 बार, डायलॉग याद कर लो, डायलॉग याद कर लो। हीरा परब बोली कि मैं प्रॉम्प्टिंग कर दूंगी। और उसका शीर्षक इस टाइप का था कि मुझे पत्नी चाहिए, मुझे पत्नी चाहिए। उस वक्त आपकी उम्र क्या होगी सर? कॉलेज में थे, मुझे लगता है कि 20 साल की रही होगी उम्र। मतलब 20 साल के जब आप थे तब आपकी नाटक की शुरुआत होने लगी थी। एक्सीडेंटल जिसे कहते हैं ना, एक्सीडेंटल थी शुरुआत जी। और मैं उसके सेक्रेटरी का रोल कर रहा था, जो उसमें जिसने विज्ञापन दिया हुआ कि भाई हमें वो पत्नी की तलाश कर रहा है। जी। उसकी पत्नी मर गई है, तो जी। अब उसमें लड़कियां आ रही हैं, एक लड़की आई, दूसरी, तो इंटरव्यू में लेता हूँ उनका। अच्छा। और जो फाइनल है भाई आगे सरका दो, आगे सरका दो, आगे सरका दो। जी। और मैंने अपने मनगढ़ंत डायलॉग बोले, मैंने जज्ब कर लिया कि कुल मिला के थीम ये है, हंसी मजाक का माहौल होना चाहिए। हंसी मजाक का माहौल मैंने रखा उसमें जारी। और कोई भी सुंदर लड़की आती थी, उस वक्त तो हमारे ऐसी थी, सुंदर लड़की आई तो उसके तरफ आकर्षित हो गए। जी। और जो लड़की को मैंने फाइनल किया उसको लेके मैं भाग जाता हूँ टाइप का नाटक था। तो बहुत जोर से तालियां बजी वहाँ पे। और रामराज ने कहा, कहते हैं कि जब थिएटर कोई व्यक्ति करता है तो उसमें बहुत ज़्यादा परफेक्शन की ज़रूरत होती है। 3-3 4-4 महीने रिहर्सल्स होती हैं, उसके बाद मंच पे उस कलाकार को उतारा जाता है। लेकिन शुरुआत एक्सीडेंटली हुई और एक दिन के अंदर, मतलब कुछ घंटों के अंदर इस नाटक को आपने प्रस्तुत किया। सर उसके बाद लोगों का जो रिएक्शन था वो किस तरह का? अरे मेरे को जानने लगे लोग, जानने लगे कि, और मैं उस वक्त मेरी नौकरी लग गई थी स्टेट बैंक में। जी। स्टेट बैंक में दिन में नौकरी, सुबह मैं एमए हिंदी करता था, एमए हिंदी की क्लास है, तो शाम को लॉ की क्लासेस लगती थी वहाँ पे। अच्छा। और फिर हमारा जेसीबी स्कूल है, उसमें फिर पुराने स्टूडेंट्स का एक कोई फंक्शन, इसमें केसी वर्मा हुआ करते थे, उन्होंने मुझे कहा यार तू नाटक करने लगा आजकल। मैंने कहा तो बोले चल अब एक नाटक यहाँ करते हैं। तो एक चिराग जल उठा नाटक किया था उन्होंने। जी। चिराग जल उठा में मुझे उन्होंने अंग्रेज का रोल दिया, अंग्रेज के। वो भी बड़ा धमाल नाटक था, यादगार था। उसके बाद जो नाटक की यात्रा शुरू हुई, केसी वर्मा वहाँ कला मंदिर एक संस्था चलाते थे। जी। एक प्रेम कश्यप सोज हुआ करते थे। तो फिर कला मंदिर से मेरे नाटकों की जीवन की यात्रा शुरू हुई, जो अभी तक जारी है। हाँ। और फिर इत्तेफाक से क्या हुआ कि मेरा यहाँ भोपाल प्रमोशन में भोपाल में आ गया। जी। बीच में एक सखाराम बाइंडर हम लोगों ने नाटक तैयार किया था वहाँ पे, कमल वशिष्ठ हमारे डायरेक्टर हुआ करते थे। उसका एक शो हुआ भोपाल में और बड़ा धमाकेदार, उस वक्त बड़ा विवादित नाटक था। मराठी ओरिजिनल और बॉम्बे में बैन था नाटक वो। अच्छा। तो यहाँ सर ये यहाँ पे मैं आपको डिस्टर्ब करना चाहूँगी। आप कह रहे हैं मराठी ओरिएंटेड था,
आपने जो एमए किया वो हिंदी में किया, आप बेसिकली सिंधी से आपका ज़्यादा संपर्क है, और ये सारा जो मिक्सचर चल रहा था अलग अलग लैंग्वेजेस का, इन सबको कैसे मेंटेन किया आपने? नहीं, वो मराठी का हिंदी ट्रांसलेशन वहाँ किया था अच्छा। ग्वालियर में, कमल वशिष्ठ साहब ने जी, करवाया था किसी जी। से। एक डॉक्टर बापट हुआ करते थे, उन्होंने किया था उसको। तो यहाँ पे बड़ा धमाकेदार शो हुआ यहाँ पे धमाकेदार यानी धमाकेदार शो हुआ यहाँ पे, जी। और खचाखच भरा हुआ था। आईएएस ऑफिसर्स वगैरह, उनकी पत्नियाँ, फैमिलीज वगैरह, खूब ऑडियंस थी। और जब मेरा प्रमोशन हुआ वहाँ पे, तो एक हमारे स्टेट बैंक के आए थे जीएम वहाँ पे, वो परिचय करा रहे थे हमारे ब्रांच में। परिचय कराते कराते बोले ये अशोक बुलानी है, तो आगे हाँ अच्छा अच्छा। फिर पलट के आए, बोले तुम तो नाटक वाले हो तुम। मैंने कहा सर मैं नाटक करता हूँ। तुम अभी भोपाल में नाटक करके गए थे? मैंने कहा हाँ। कौन सा? सखरा माइंडेड? मैंने कहा हाँ। भैया इसके भोपाल ट्रांसफ़र करो, इसके भोपाल ट्रांसफ़र करो। तो वो नाटक की वजह से मेरा भोपाल ट्रांसफ़र हुआ, और भोपाल की तो फिर गोल्डन जर्नी और जिसे कहते हैं। भोपाल आपका ट्रांसफ़र हुआ, और ये कहना चाहेंगे कि भोपाल वालों के लिए ये सौभाग्य की बात हुई कि हमें अशोक बुलानी जी जैसे एक वरिष्ठ कलाकार मिले, जिनके सानिध्य में आज कई सारे कलाकार ऐसे हैं जो सीख रहे हैं और उनके साथ नाटक करना चाह रहे हैं। तो सर, आपकी जो नाटक की जर्नी है, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? ये तो हमने जाना कि इत्तेफाक था, और लेकिन वो इत्तेफाक ऐसा रंग लाया कि उससे आपको बहुत ज़्यादा सराहना मिली। लेकिन आपका जो डायरेक्शन का जो करियर था वो आपने कैसे सोचा? क्योंकि एक कलाकार के रूप में एक्ट करना और फिर एक डायरेक्टर के रूप में सोचना और दूसरे कलाकारों को वो सारी चीज़ें मंच पर करवाना, परोसना, ये कोई सहज कार्य नहीं है। तो ये आपने कैसे सोचा और इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए मोनिका जी, की एक सुखद संयोग है कि जी। स्टेट बैंक में राजभाषा विभाग हुआ करता था, है। जी। और राजभाषा विभाग में राजेश जोशी और एक हमारे विजय डिंडोरकर थे, जनसंपर्क अधिकारी। तो स्टेट बैंक में एक कल्चरल माहौल था वहाँ जी। पे, और मैनेजमेंट बहुत सपोर्ट करती थी। तो राजभाषा नाट्य समारोह की शुरुआत हुई स्टेट बैंक में, और विजय डिंडोरकर साहब एक तरह से सीनियर थे, तो नाटक वही डायरेक्ट करते थे, जी। या बाहर से प्रशांत खिरवटकर को बुला लिया नाटक करने। और कुछ पता नहीं ऐसी कोई घटना हुई तो अरे यार अशोक बुलानी को 2 नाटक डायरेक्शन करने के लिए। अरे मैंने कहा था मैंने आज तक डायरेक्शन किया नहीं, मैं तो छोटी मोटी एक्टिंग करने। नहीं 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 नहीं, तुम ये जितने हैं हम साथी लोग हैं मेल फीमेल, उसमें सबसे सीनियर तुम हो, ग्वालियर में तुमने बहुत सारे नाटक किए हैं। जी। तो एक्सीडेंटली अरे शरीफ लोग नाटक एक हुआ था, उससे मेरी शुरुआत हुई। जी। कॉमेडी नाटक था और बड़ा धमाल हुआ, वो भी बहुत जी। धमाल हुआ। तो उसके बाद मैनेजमेंट ने बहुत सपोर्ट किया, स्टेट बैंक ने। और एक तरह से फिर जैसे कहना चाहिए कि जो एमेच्योर थिएटर, यहाँ बंसी कौल, एम के रैना, बाबा कारंत, बिल्कुल। हबीब तनवीर साहब, प्रशांत खिरवटकर, भाऊ खिरवटकर, रईस हसन, राजीव वर्मा, पता नहीं कितने लोग, अलखनंदन साहब। क्या बात है। तो इनके साथ जो नाटक करने की मेरी जो एक रोमांचक यात्रा शुरू हुई, बहुत ही रोमांचक थी। तो तरह तरह के नाटक किए, तरह तरह के रोल किए। मोहन का किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा? हाँ पिताजी। तूने मोहन को किसी लड़की के साथ बात करते सुना? नहीं पिताजी। टेलीफोन पे? नहीं पिताजी। कोई चिट्ठी पकड़ी? नहीं पिताजी। सारा झगड़ा उस तस्वीर के कारण ना। तस्वीर का? वो तस्वीर जो बाबूजी के पुराने पेपर में से आपको मिली, जिसको देख के आप दिन रात जलती। जला देने का उस तस्वीर को? अरे जला कैसे देने का, बड़ी मुश्किल से तो हाथ लगी है। और डायरेक्शन मैंने एक तरह से एक्सीडेंटली, स्टेट बैंक का राजभाषा नाट्य समारोह होता था, तो जी। उसमें भाई LHO की तरफ से अशोक बुलानी को नाटक डायरेक्ट करना है। और ये भी एक सुखद संयोग है कि हमारे यानी अधिकांश नाटक प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते थे, क्या बात है। क्योंकि मैंने जो एक जनमानस को रीड किया, लोगों को रीड किया, मुझे लगा कि लोग अच्छी चीज़, कुल मिला के अच्छी चीज़ चाहते हैं समग्र रूप से। बिल्कुल। यानी थीम भी अच्छी होनी चाहिए, अभिनय बहुत अच्छा होना चाहिए, कोई मैसेज होना चाहिए, हल्का फुल्का माहौल भी होना चाहिए, और जहाँ टेंशन है वहाँ टेंशन भी होनी चाहिए, जहाँ सीरियस है वहाँ सीरियस भी होना चाहिए, और यदि फैमिली माहौल हो तो यानी कुल मिला के एक सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। मिला जुला कलरफुल चीज़ें होनी चाहिए। तो वो जी। मैंने, और एक चीज़ मैंने और सीखी
आज ज़माना बहुत बदल गया है। बिल्कुल। एक ज़माने में 2-2 ढाई-ढाई घंटे के नाटक हुआ करते थे। अब तो हर कोई जल्दी में, मोबाइल का ज़माना आ गया है। जी। मोबाइल के ज़माने में हर कोई जल्दी में रहता है, तो 1 घंटा 10 मिनट, सवा घंटा, यदि इससे ज़्यादा नाटक आप करेंगे तो पब्लिक हो सकता है उठ के चली जाए। जी। तो ये हमने फॉर्मूला अपनाया कि भाई छोटे नाटक करो, इंटरेस्टिंग नाटक करो, मज़ेदार नाटक करो, लोगों को मज़ा आए। क्योंकि नाटक हम क्यों करते हैं भाई? बिल्कुल। क्यों करते हैं नाटक? ताकि इन्जॉयमेंट भी हो, मैसेज भी जाए समाज में, हम एक मैसेज पहुंचा सकें कि नाटक के ज़रिए कि हम क्या कर सकते हैं, जीवन में क्या चल रहा है। भाई छोटा सा जीवन है, जी। जैसे ये स्वर्ग नरक मैं तो नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता मैं। जी। जो जीवन है यही जीवन है। इस जीवन में अच्छा करो, अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा। लोगों को आनंद दोगे, आपको आनंद मिलेगा। लोगों को आनंद देना, उसको हंसाना, उनको एक मैसेज देना, एक अच्छा उनको फील कराना, तो अपने को बहुत अच्छा फील होता है। जी। ये सबसे बड़ी दौलत मैं मानता हूँ। बिल्कुल। और थिएटर के जरिए, और आज की तारीख में हम लोगों ने बहुत सारे यादगार नाटक किए हैं, बहुत सारे यादगार हैं। जी। जैसे प्रभाकर श्रोत्री साहब का इला है, मनु भंडारी का महाभोज है, फिर सैया भाई कोतवाल है, राजेश जोशी का अच्छे आदमी हैं, फिर एक वर्दी वाले एक डॉक्टर ये विजय शंकर मेहता उज्जैन में हमारे, मैं 5 साल उज्जैन में भी रहा मैं। अच्छा। जब मेरा क्योंकि- ग्वालियर के बाद भोपाल और फिर भोपाल से उज्जैन, ऐसा? हाँ, इसलिए कि 3 साल बहुत हुआ, तो 5 साल बाद अफसर का ट्रांसफ़र हो गई हो जी। स्टेट में। जी। तो हमारे जो CGM थे उन्होंने पूछा, भाई तुम नाटक वाले हो, कहाँ जाना चाहते हो तुम? ये भी एक इसमें बात चॉइस होती थी। मिल गई थी। तो हमें मालूम पड़ा कि उज्जैन में थिएटर होता है, जबलपुर में होता है, तो जी। उज्जैन चले गए। जी। उज्जैन में गए तो वहाँ पे उस वक्त रामलीला की रिहर्सल चल रही थी। नई सड़क ब्रांच में एक विजय शंकर मेहता हमारे साथ थे, जो आजकल हनुमान जी के, और जैसे दैनिक भास्कर में भी उनका आलेख आता है उनका। जी। तो रामलीला में एक फिर थे इत्तेफाक है कि रामलीला के रिहर्सल में मेरी आवाज़ उस वक्त भी भारी हुआ करती थी, आज भी भारी है। तो मुझे रीडिंग कराते कराते मुझसे रावण का रोल कराया उन्होंने। क्या बात रावण है। का आवाज़ बहुत भारी थी, जी। और वो भी यादगार थी। एक मौनी बाबा हुआ करते थे, उन्होंने वहाँ रामलीला करवाई थी। बहुत यादगार रामलीला थी वो। और आज के प्रसंगों से जोड़ा विजय शंकर मेहता ने, एक ट्रेडिशनल रामलीला को उन्होंने आज के प्रसंगों से। और धीरेन्द्र परमार हुआ करते थे, डायरेक्टर थे कालिदास अकादमी में। जी। तो वो भी यादगार थी। इत्तेफाक से अगले साल क्या हुआ कि धीरेन्द्र परमार ने मना कर दिया किसी पारिवारिक वजह से। तो और रामलीला अगले साल भी होगी, तो मौनी बाबा ने कहा कि उसको जो रावण बना था उसको बुलाओ। तो मैंने अगले साल रामलीला डायरेक्ट की वहाँ पे। क्या बात है। यानी कि एक संयोग ही इस चीज़ को कहेंगे, किस्मत का लिखा इसे कह सकते हैं। और कह सकते हैं कि अशोक बुलानी जी थिएटर के लिए ही, रंगमंच के लिए ही पैदा हुए, और भगवान ने लिख रखा था कि इनको ये चीज़ करनी ही है। और कहते हैं ना कि ज़िंदगी बढ़ती गई और चीज़ें हाथ में आती गई। सर, आपने अभी एक बात कही थी कि जो ज़िंदगी है और जीवन है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है, लोग बहुत जल्दी में रहते हैं। हाँ। ऐसे ही आजकल के जो कलाकार हैं, जो नए कलाकार आ रहे हैं, वो भी बहुत जल्दी में रहते हैं। तो मैंने कई कलाकारों के बारे में ये सुना है कि उनको बस झटपट परोसी हुई चीज़ चाहिए। कुछ लोग तो कहते हैं कि हमें 15 दिन में कुछ सिखा दीजिए, हफ्ते भर में कुछ सिखा दीजिए, ताकि हम फिल्म इंडस्ट्री में जाके अच्छा अभिनय कर सकें। तो क्या ये मुमकिन है? आप क्या देखिए, कहना चाहेंगे? समय के हिसाब से आदमी को परिवर्तन लाना चाहिए। जी। क्योंकि पहले बहुत समय था हमारे पास, टीवी नहीं हुआ करते थे, रेडियो कौन सुनेगा। तो 2.5-3 महीने रिहर्सल हुआ करती थी, कास्टिंग हो रही है, रीडिंग हो रही है, 15-15, 20-20 दिन रीडिंग हो रही है, फिर फ्लो रीडिंग हो रही है, फिर टेक्निकल हो रहा है। आज जो ज़माना बदल गया है, हर कोई आदमी भाग रहा है, डिस्टेंस बढ़ गए हैं, समय कम है। तो मैंने ये फॉर्मूला अपनाया कि मैं, हो सकता है लोगों को अजीब लगे, जी। बहुत हुआ तो 15 से 20 दिन की रिहर्सल करता हूँ। अच्छा। और चूँकि ऑफिस वाले आते हैं, तो ऑफिस से छूट के आएंगे 6 बजे, जी। भैया 6 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे चले जाओ। तो उस अच्छा। चक्कर में मेरा कलाकार भी प्रिपेयर होके आता है, घर से जी। उस कैरेक्टर के अंदर घुस, क्योंकि
पहले 2.5-3 महीने की रिहर्सल क्यों होती थी? भाई कैरेक्टर के अंदर आप घुसिए, घुसिए, बिल्कुल। डायलॉग याद कीजिए, डायलॉग आत्मसात कीजिए, तो नाटक करने का आनंद है। बिल्कुल, आपको उस कलाकार को, उस कैरेक्टर को आपको जीना पड़ता था। मतलब आप वो नहीं रहते हो जो आप हो, बल्कि आप वो बन जाते हो जो उस किरदार को आप निभाना रहता है, वो किरदार आप बन जाते हो। तो सर, क्या आप देख पा रही हैं कि 20 दिन का जो रिहर्सल टाइम हो गया है, इसमें ये वो एक किरदार को आत्मसात कर लेता है व्यक्ति? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आदमी पहले दिन से ही, अब तो पहले दिन से वो नाटक पढ़ेगा तो पूरे नाटक को जब्त कर लेता है, वो कैरेक्टर को जब्त कर लेगा वो। जी। और वो आदमी उस तरीके से अपने आप में परिवर्तन भी ले आया कि जी। भैया फटाफट। और आज की तारीख में एक्टर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया, बहुत ज़्यादा। उसने बिल्कुल। अपने आप में भी परिवर्तन लेकर आया है। जी। जैसे मैं अभी हमने एक, हमारे हिंदी में कहा जाता है यार हिंदी में नाटक नहीं है, हिंदी में नाटक नहीं है, तो फिर हमने परंपरा शुरू की कहानियों के नाट्य मंचन की। क्या बात है। तो उसमें मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों से हमने शुरुआत की थी। नमक का दरोगा है। अब का गजब हुआ गजब सिंह। अपने पंडित आलोपी दीन बाइज्जत बरी हो गए। ये तो होना ही था। अरे आज तक किसी अमीर रसूखदार को अदालत में सजा सुनाई है जो पंडित आलोपी दीन के होते, लेकिन नहीं, हमारे नवाब साहब बुर्ज से टकराने चले थे तो हो गए चकनाचूर। अब तुम भी बताओ, अरे समाज में, बिरादरी में हम अपना क्या मुंह दिखाएंगे? इससे भी बुरी खबर एक बद्दा, सुना दे, वो भी सुना दे। अपने बंसी भैया नौकरी से बर्खास्त हो गए। ये भी होना ही था, सो हो गया, जैसी प्रभु की इच्छा। कर ली अपने मन की, पड़ गई कलेजे में ठंडक। मुझे अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है। पैसों के लालच में नौकरी ना चले जाए इस भय में आंख बंद कर कर बैठे रहें और जो हो रहा है होने दें। नहीं बाबूजी, ये हमसे नहीं होगा। अरे बेटुआ, आज के जमाने में इससे बड़ी शर्म की बात और का होवे कि एक ईमानदार आदमी को अपनी ईमानदारी की रक्षा के लिए तर्क देना पड़े। अरे हाँ, अब खाएंगे क्या? घर कैसे चलेगा? हम कोई भी मेहनत मजदूरी का काम कर लेंगे बुआ, घर की जिम्मेदारी हमारी है। सज्जनता का दंड है। जी। एक हमारे मोहन सर हैं, उन्होंने मंत्र किया। तो ये भी, और जितने यहाँ स्थानीय कहानीकार हैं उन कहानीकारों की कहानियाँ, अच्छी कहानियाँ, जी। कहानियों के मंचन का एक अलग आनंद है, अलग रोमांच है। बिल्कुल। तो ये कहानियों के मंचन की हमने परंपरा शुरू की है। और ये भी, और एक हमने चार्ली चैपलिन के नाम से हास्य नाट्य समारोह शुरू किया था, क्या बात है। क्योंकि कॉमेडी नाटकों का एक अलग आनंद आता है। बिल्कुल। लोग सपरिवार आते हैं, हंसना चाहते हैं। आज का टेंशन बहुत बढ़ गया आज की तारीख में। बिल्कुल, हंसाना टेंशन- भी एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई। सर, हम कहानियों की बात कर रहे हैं, रंगमंच की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं अपने जो दर्शक हैं उन्हें ये भी बताना चाहूँगी कि सिंधी अकादमी के भी आप डायरेक्टर रहे हैं। तो उस क्षेत्र में जब आप जाते हैं और इस तरह की बड़ी जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर रहती हैं, तो उस भाषा को और विस्तार के साथ बढ़ाना, उससे लोगों को जोड़ना, इसमें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि संयुक्त परिवार होने लगे हैं, जो ट्रेंड में रहता है लोग वो सीखना चाहते हैं। हमारी जो भाषाएं हैं, हमारा जो साहित्य है वो कम पढ़ना चाहते हैं, चाहे सिंधी हो, हिंदी हो, चाहे कोई भी भाषा हो। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे लोगों को जोड़ते हैं और उनका इंटरेस्ट बढ़ाते हैं? नहीं, देखिए, सामंजस्य बिठाना तो एक जीवन की आवश्यकता है। हर तरह से सामंजस्य बिठाइए आप। जी। भाई आप ड्यूटी कर रहे हैं, यदि सिंधी का, मैं बैंक में था तो बैंक की ड्यूटी पूरी तरीके से करता था। जी। ऐसा नहीं कि बैंक से भाग रहे हैं, पूरी करते थे। नाटक की रिहर्सल है, पूरी तरीके से कर रहे हैं। मैं सिंधी अकादमी में डायरेक्टर बना तो पूरी जिम्मेदारी से करता था। मैंने बहुत सारे आयोजन किए, बहुत सारी वैरायटी, नयापन लेके आने की मैंने प्रयास किया वहाँ पे, और बड़ा कामयाब हुआ। और आज की तारीख में मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है कि हर चीज़ की जाए, हर चीज़ की जाए, क्योंकि एक ही जीवन मिला है भाई। जी। इस जीवन में, अच्छा, नाटक का एक बहुत बड़ा मैं एक मकसद मानता हूँ मैं, जी। कि हम आज की तारीख में क्या हैं, सामान्य आदमी हैं भैया, जी। सामान्य घर गृहस्थी है हमारी, बैंक से रिटायर हो गए,
अभी बैठे हैं टीवी देख रहे हैं, लेकिन नाटक के जरिए हम राजा भी बनते हैं, भिखारी भी बनते हैं, रंक भी बनते हैं, बिल्कुल। डाकू भी बनते हैं, उसमें बिल्कुल सारे किरदार निभा सकते हैं हम नेता भी उसमें। बनते हैं, भ्रष्ट आदमी बनते हैं, भ्रष्टाचार का विरोध करने वाला हम एक युवा लड़का भी क्रिएट करते हैं वहाँ पे। जी नाटक के जरिए आदमी 100,000 तरह के जीवन जीता है वो। बिल्कुल। ये उसका एक अपना आनंद है, अपना रोमांच है जी कि एक जीवन में आप हर तरह का जीवन जीने का आपको अनुभव अनुभव होता है हो जाता नाटक के है। जरिए, अपने संवादों के जरिए, अपने किरदार के जरिए। जी यानी कि एक बहुत अच्छा जरिया है नाटक बहुत सारे किरदारों को जीने का। सर अब रिटायरमेंट के बाद मैं जानना चाहूँगी कि आपकी जीवनचर्या कैसी हो गई है, क्योंकि कहते हैं कि जैसे ही बुढ़ापा आता है, हम बुजुर्ग होते हैं, उस वक्त हमें अपने आप को स्वस्थ रखना, खुश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको देख के मुझे ये लगता तो नहीं है बिल्कुल भी कि आपको सोचना पड़ता हो कि मुझे खुश रहना है, आप वैसे ही खुश मिजाज हैं, लेकिन आप करते क्या हैं, दिनचर्या कैसी है वो बताएं। देखिए, उम्र की गिनती से कोई आदमी बूढ़ा या जवान नहीं होता, जी वो सोच से होता है, अपनी दिनचर्या से होता है। जी आपकी सोच अच्छी है, आपकी एक्टिव रखना चाह रहे हैं आपको, तो आप जवान हैं हमेशा। उम्र से बिल्कुल। भले ही आपकी, भाई आज की तारीख में मैं 73, जी लेकिन मैं 73 अपने आप को सोचता ही नहीं, मैं तो बल्कि और अपने आप को एक्टिव रखने का प्रयास करता हूँ भैया, हर बिल्कुल तरीके से। 37 जैसे। भाई योगा भी कर लो, खाने पीने पे भी नियंत्रण करो, घूमो फिरो, मिलो जुलो लोगों से। नाटक में एक और अच्छी चीज़ बताना चाहूँगा जी, कि बिल्कुल। नाटक में गीत भी होता है, संगीत भी होता है, नृत्य भी होता है, लाइट्स भी होती है, हर शेड, और आर्ट भी रहता है, फाइन जी, आर्ट भी रहता है बिल्कुल स्टेज के स्टेज को जरिए। कैसे हम सजा सकते यानी हैं। नाटक में जिंदगी का हर कलर नाटक के जरिए भी रहता है, जी और हर रंग का आनंद लेने का एक अनुभव रहता है उसके तो अंदर, रोमांच सर रहता है। बिल्कुल, तो इस आनंद को व्यक्ति जिंदगी में कैसे जी सके, तो आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे अंत में। मैं कहा, ये जो रूटीन जीवन है ना, रूटीन जीवन के बजाय कुछ न कुछ नया करने का आदमी को कोशिश जरूर करनी चाहिए। जी। कुछ न कुछ नया, भाई आप पढ़ना लिखना, कहानियाँ लिखिए, कहानियाँ पढ़िए, या यदि आप सीरियल भी देखने का बहुत शौक है, आजकल तो बहुत ही परिवार, तो उसके अंदर भी कोई नई चीज़ निकालिए, आप उससे कोई सीखिए, उसका आनंद लीजिए उन सीरियल्स का, जी क्योंकि उसके अंदर भी कभी कभी बहुत अच्छे मैसेज, हंसी मजाक भी रहते हैं, टेंशन भी रहता है, जी अलग अलग आनंद रहता है, तो उस आनंद का आनंद लीजिए आप। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मैसेज है कि हमें आनंद का आनंद लेना चाहिए। सर से जो भी हमने बातचीत की उसके अंदर हमें यही निष्कर्ष निकाला है कि जीवन एक मिला है, हमें उस जीवन को पूरी तरह से जी लीजिए, और जो छोटी छोटी खुशियां हैं उनका आनंद आपको लेना चाहिए। एक बहुत अच्छा मैसेज सर ने हमें ये भी दिया कि आपको जो भी कार्य करना है, यदि आप उसे डेडिकेशन के साथ करेंगे तो उस कार्य में कभी आप असफल नहीं होंगे। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे ना, तो आप भी जैसे सर जीवन जीते हैं वैसे ही जी सकेंगे, और एक विशाल वृक्ष के रूप में बहुत सारे अच्छे अच्छे अनुभवों के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकेंगे। सर आप यहाँ पर आए, आपने अपना महत्वपूर्ण वक्त दिया और अपने जीवन के बारे में इतनी अच्छी अच्छी यादें हमारे साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि नाटक अच्छा आदमी बनने की प्रेरणा देता है, अच्छा आदमी बनने की, अच्छा और पॉजिटिव सोच वाला, जी ये भी एक नाटक का बहुत बड़ा योगदान रहता है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, दूरदर्शन का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे अवसर दिया। नमस्कार नमस्कार। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम से और ख़ास करके श्री अशोक बोलानी जी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हम फिर मुलाकात करेंगे आपसे किसी और शख्सियत के साथ और जानेंगे उनके जीवन के बारे में कि कैसे वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कहते हैं ना कि यदि आप सही रास्ते पर चलते हो तो आपको मंजिल की प्राप्ति ज़रूर होती है। ऐसे ही आपको भी अपने जीवन में मंजिल की प्राप्ति हो, इसीलिए डेडिकेशन के साथ कार्य करते रहिए और जीवन में सफल होते रहिए। नमस्कार।